एक सोनपुर नामक गांव था जिसमें मकर संक्रांति के त्योहार पर मेला लगा हुआ था। अरे बाप रे बाप, कितने दिनों के बाद मकर संक्रांति का त्योहार आया है। इस बार तो 1-2 लाख के तिलकुट बेच ही डालूंगा। पर उसी दिन एक और तिल तिलकुट बनाने वाला शहर से आ जाता है। अरे ये नया नया कौन तिलवा तिलकुट बेचने के लिए आया है? लगता है ये शहर से आया है। पर जो भी हो, गांव वाले तो इसे पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि उन्हें मेरे तिलवे तिलकुटों की आदत लगी है। तभी उसके दुकान पर नेताजी आते हैं। अरे हरिया, यह कोई नया नया तिलवा तिलकुट वाला आया है क्या? हाँ, ये शहर से ही आया है। अच्छा, आप वो सब छोड़िए और ये बताइए कि आप कितना किलो तिलवे तिलकुट लीजिएगा। हाँ, मुझे खोए वाले खास्ते तिलकुट चाहिए, जो तुम्हारी दुकान के सबसे पसंदीदा तिलकुट है। और फिर उससे खोए वाले तिलकुट ले लेते हैं। फिर नेताजी उसके पास से तिलकुट लेकर चल देते हैं। फिर हरिया के दुकान पर एक के बाद एक कई सारे ग्राहक आते जाते रहते हैं और रात होते होते उसके सारे तिलकुट बिक जाते हैं। पर मदन के तिलकुट खरीदना तो छोड़ो, किसी ने ये तक नहीं पूछा कि कितने रुपये किलो हैं। बड़ा आया था शहर से तिलकुट लेकर बेचने वाला। अब ये कल से दोबारा नजर नहीं आएगा। फिर मदन वहां से चला जाता है। कुछ ही देर में मदन घर पहुंच जाता है। अरे ये क्या हुआ? गांव वालों ने तो मेरा तिलकुट चखा ही नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, कल मैं फिर दुकान लगाऊंगा। अगली सुबह वह फिर से अपने ठेले को लेकर मेले में पहुंच जाता है। अरे ये तो आज भी चला आया। अच्छा, कोई बात नहीं, जब ये 1-2 दिन खाली हाथ लौटेगा ना, तब फिर वापस नहीं आएगा। इस दिन भी मदन के एक भी ग्राहक नहीं आते हैं और रात हो जाती है। फिर वह उदास मन से घर वापस लौट जाता है। अगली सुबह अरे ये गांव वाले मेरा तिलकुट चखते तक नहीं है। अब लगता है ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे अब इलायची के सेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी ये गांव वाले मेरा तिलकुट खरीदेंगे। वह इतना कहकर इलायची के रस को मिला देता है, जिसे उसमें से बहुत तेज गमक आती है। क्या गमक आई है इसमें। अब देखता हूँ कैसे गांव वाले मेरा तिलकुट नहीं खरीदते हैं। फिर वह उस ठेले को लेकर चल देता है। वह जिस रास्ते से जाता है उस रास्ते में उसकी खुशबू फैल जाती है। तभी उस तिलकुट की गमक उस आदमी के नाक में पड़ती है। ये तो तिलकुट वाला था। तिलकुट कभी ऐसा गमकता है क्या? लगता है मुझे खाकर देखना पड़ेगा। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं बाद में खरीद लूंगा। कुछ ही देर में वह मेले में पहुंच जाता है। हरिया के दुकान पर एक ग्राहक खड़ा था कि तभी उसके नाक में उसकी खुशबू पड़ती है। अरे इस तिलकुट वाले के तिलकुट तो बहुत अच्छे गमक रहे हैं। मैं इसी से 1-2 किलो तिलकुट ले लेता हूँ। अरे भाई साहब, मेरे तिलकुटों में भी बहुत गमक आती है, रुको तो। अरे ये तिलकुट कितने रुपये किलो मिल रहे हैं? मुझे 2.5 किलो चाहिए। ये तिलकुट मात्र 200 रुपये किलो हैं। आप मेरे पहले ग्राहक हैं, इसीलिए मैं आपको 1 किलो तिलकुट मुफ्त में दूंगा। फिर वह उसके पास से तिलकुट लेकर चल देता है। फिर कुछ ही देर में उसके दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है, जिसे देखकर हरिया को बहुत गुस्सा आता है। फिर मदन के सारे तिलकुट रात होते होते बिक जाते हैं। अरे वाह वाह, इस सेंट के चलते तो मेरे सारे तिलकुट बिक गए। अब मैं रोज इस सेंट को मिलाकर गांव वालों को तिलकुट बेचा करूंगा। अगले दिन से मदन रोज अपने तिलकुट को लेकर आते और शाम होते होते सारे तिलकुट बेचकर चल देता है। इसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अगली रात अरे ये सभी गांव वाले तो आजकल मदन के पास जाने लगे हैं। ऐसे में तो मेरा धंधा ही चौपट हो जाएगा। मुझे ये बात सेठ जी को बतानी होगी। फिर वह वहां से चल देता है
कुछ ही देर में वह सेठ के घर पर पहुंच जाता है। अरे हरिया, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? कोई जरूरी काम है क्या? अरे सेठ जी, आप एक बात जानते हैं, शहर से कोई तिलकुट बेचने वाला हमारे गांव आया है और आजकल गांव वाले उसी तिलकुट वाले के पास तिलकुट खरीदने जाते हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारा धंधा तो चौपट हो जाएगा। तो फिर ठीक है, हम अभी उसके घर चलते हैं। अगर वो बात से नहीं मानो तो फिर उसका काम तमाम कर देंगे। फिर वह दोनों वहां से चल देते हैं। वह कुछ ही देर में मदन के घर पर पहुंच जाते हैं। अरे मदन, तुमने जो वो तिलकुट की दुकान खोला है, उसके कारण मेरा धंधा चौपट हो रहा है। तुम्हें वो दुकान बंद करनी होगी, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे सेठ जी, आप मुझे धमकाने की जरूरत नहीं करें, वरना मैं जाकर नेताजी को बता दूंगा, फिर आपकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। अरे हरिया, ये तो समझ ही नहीं रहा है। अब इसे तुम अपनी भाषा में समझाओ। फिर सेठ जी इतना कहकर वहां से चल देते हैं। अरे मदन, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? सेठ जी ने तुम्हें दुकान बंद करने के लिए कहा है। अगर तुमने उनकी बात नहीं मानी तो ठीक नहीं होगा। तभी हरिया मदन के पेट में चाकू घुसेड़ देता है। मदन वहीं मर जाता है और हरिया वहां से भाग जाता है। मदन मारते ही एक भूत बन जाता है। अरे सेठ और हरिये ने मिलकर मुझे मार डाला, अब मैं इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। और वह अगली सुबह मदन का भेष बनाकर तिलकुट बेचने चला आता है। पर हरिया उसे देखकर हैरान हो रहा था कि मैंने उसे मर दिया था, ये फिर से जिंदा कैसे हो गया। अरे मैंने तो इसे कल रात मार डाला था, तो फिर आज ये तिलकुट लेके बेचने कैसे चला आया? अरे कहीं ये भूत तो नहीं है? नहीं नहीं, भूत तो नहीं होगा। जरूर इसे किसी ने बचा लिया होगा, लेकिन आज मैं इसको पक्का मार डालूंगा। कुछ ही देर में रात हो जाती है और तभी हरिया मदन के पास पहुंच जाता है। अरे मदना, कल तो तू बच गया, लेकिन आज नहीं बच पाएगा। तेरी मौत मेरे हाथों लिखी हुई है। तभी मदन एक भूत में बदल जाता है, जिसे देखकर हरिया की रूह कांप जाती है। अरे रुक, भागता किधर है? तूने मुझे बिना मतलब के मार डाला, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अब तुझे मरना ही होगा। तभी वह भूत उसका सर ही तोड़ डालता है। वह हरिया को मारकर वहां से चल देता है। लेकिन यह क्या, उस भूत को एक हलवाई ने देख लिया था। अरे बाप रे, ये तो कोई ठेले वाला नहीं, कोई भूत है। ये बात तो मुझे पंडित जी को बतानी पड़ेगी। इतना कहकर वह वहां से चल देता है। वह भागे भागे पंडित जी के पास पहुंचता है। अरे हलवाई, क्या हुआ तुझे? तो इतनी रात को मेरे घर पर क्यों आया है? अरे पंडित जी, जल्दी चलिए, गांव में कोई भूत या तिलकुट वाला आया है, जिसने हरिया को मार डाला। और फिर वह दोनों वहां से चल देते हैं, लेकिन वह भूत उन्हें रास्ते में ही मिल जाता है। अरे पंडित, हटे आप मेरे रास्ते से, वरना बेमतलब का मारा जाएगा। अरे भूत, रुक जा, मैं तुझे सेठ को मारने नहीं दूंगा, यहीं रुक जा। शायद तुम्हें पता नहीं है, मैं बहुत प्रसिद्ध पंडित हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे ऊपर गंगा जल छिड़क कर तुम्हें यहीं भस्म कर दूंगा। नहीं पंडित जी, आप ऐसा नहीं कर सकते, पहले रुक जाइए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। जब मैं शहर से तिलकुट बेचने इस गांव में आया था, तब मेरा तिलकुट उतना नहीं बिका था, पर जब से मैंने उसमें इलायची का गंध मिलाया, तब से वह खूब बिकने लग गया, जिसे देखकर हरिया जलने लगा मुझसे, और उसने और सेठ ने मिलकर मुझे मार डाला। अब मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। अरे पंडित जी, जाने दीजिए इस भूत को, ये सही कह रहा है। अच्छा ठीक है, तुम जा सकते हो, मगर तुम्हें एक वचन देना होगा।
कि तुम सेठ को मारने के बाद इस गांव में दिखाई नहीं दोगे, वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं सेठ को मारने के बाद वापस कभी भी इस गांव में नहीं आऊंगा। इतना कहकर वह भूत वहां से चल देता है और सीधे सेठ के घर पर चला आता है। अरे बाप रे, गेट तो लगा हुआ है, ये भूत अंदर कैसे चला आया? और उसका भी सर तोड़कर उसे मार डालता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।